तो हाउ डज के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाउ के चेंजेस विद टेम्परेचर, वो देखते हैं। तो देखो के का रिलेशन टेम्परेचर के साथ is given by Arrhenius equation, which is like this. K is equal to A into e raised to minus EA by RT. Okay. This equation is called as Arrhenius equation, in which A is called as free exponential factor, and EA is called as activation energy. Okay. नोट कराइए। Okay. So now let's try to understand this equation, the logic behind this equation. Let me take a very simple reaction, simple gas phase reaction. I take NO plus O3 goes to NO2 plus O2. Okay. अब सपोज ये रिएक्शन हमें करना है, गैस फेस रिएक्शन है ये, all the species, all reactants and products are gases, correct? Yes, sir. ये रिएक्शन कैसे करेंगे? एक कंटेनर में गैसियस NO और O3 हम इंट्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट? Yes, sir. और फिर रिएक्शन होगा। अब अगर हमसे इसमें ये पूछा जाए कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो हम लोग इस प्रॉब्लम पे कैसे प्रोसीड करेंगे? कंटेनर में NO और O3 के मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट? Yes. कैसे रिएक्शन होगा ये? कोलिजन से। gaseous molecules and they will be in a state of constant random motion, correct? है ना? Yes, sir. इस constant random motion में they will collide with each other, they will collide with wall of container. अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें कौन सी कोलिजन इंपॉर्टेंट है, किस कोलिजन से रिएक्शन होगा? देखो कंटेनर के अंदर तो बहुत टाइप की कोलिजन हो रही होंगी ना। कंटेनर के अंदर तो NO कोलिजन हो रही होगी, O3 कोलिजन हो रही होगी, NO3 कोलिजन हो रही होगी, NO की वॉल से कोलिजन हो रही होगी, O3 की वॉल से कोलिजन हो रही होगी, सब हो रहे होंगे ना। ये कोलिजन हो रही होगी, O3 से कोलाइड कर रहा होगा, NO3 की कोलिजन हो रही होगी, NO की वॉल से हो रही होगी,
O3 की वॉल से हो रही होगी। मेन तो यही कोलिजन होंगे बाई मॉलिक्यूलर, करेक्ट। Yes, sir. अब इसमें से कौन सी कोलिजन हमारे रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? What is the reaction which will give us the reaction? Sorry, what is the collision which will give us the reaction? बताओ। There is NO3. NO3 कोलिजन। तो ये कोलिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मान लो किसी वे से हमने ये काउंट कर लिया कि कंटेनर के अंदर पर सेकेंड 10,000 कोलिजन हो रही है NO और O3 की। Somehow we counted that the number of NOO3 collision per second are 10,000 in the container. ठीक है। Now the question is, does that mean 10,000 molecules of product will be formed per second? If it is so, then it is the rate of reaction. भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? एक सेकेंड में कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, समझे? Yes or no? Yes, sir. So suppose I have found that there are 10,000 collisions occurring per second. तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन 10,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड फिर लिख सकते हैं? Yes or no? Or in other words, what I am trying to ask you कि will every NOO3 collision give me a product molecule? Yes or no? No, sir. No, I don't think so. Why? What will be the problem? All collisions may not release enough energy for the reaction to take place. Yes, there might be some energy problem, correct? तो देखो, for successful reaction to happen, सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, अब देखो NO और O3 का कोलिजन हो रहा है ना। कैसे हो सकता है NO3 का कोलिजन? भाई NO3 का कोलिजन ऐसा हो सकता है कि ये NO का मॉलिक्यूल है और ये O3 का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों आके एक दूसरे से कोलाइड हो, करेक्ट? और या ये कोलिजन ऐसे हो सकता है, ये NO का मॉलिक्यूल है और ये O3 का मॉलिक्यूल है,
करेक्ट। अब इसमें अगर हम देखें, जो हमें प्रोडक्ट मिलना है, प्रोडक्ट में क्या मिलना है? NO2 और O2, करेक्ट। Yes, sir. O2 में दोनों ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच्ड हैं, तो जब NO और O3 का कोलिजन हो रहा है, O3 should approach the nitrogen end of NO. If O3 approaches the oxygen end of NO, तो हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, तो इस कोलिजन से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस कोलिजन से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, Yes, sir. तो अब Sir, I didn't understand. अरे प्रोडक्ट ये NO2 बनना है, ये है ना NO2, हाँ sir. तो भाई ये ओजोन को ऑक्सीजन पे जाके जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये नहीं है ना NO2। Yes sir. So now we counted, let what we were saying, 10,000 collisions per second हो रहे हैं, करेक्ट। Yes, sir. अब उस 10,000 कोलिजन्स में कुछ जो पहले डायग्राम है उस ओरिएंटेशन में हो रहे होंगे, कुछ दूसरे डायग्राम वाले ओरिएंटेशन में हो रहे होंगे। अग्रीड? Yes, sir. तो हमें तो जो कोलिजन्स दूसरे डायग्राम वाली ओरिएंटेशन में हो रहे हैं उसी से प्रोडक्ट मिल सकता है। तो पहला बैरियर जो कोलिजन्स को क्रॉस करना पड़ेगा टू गिव अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, दैट इज अ ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, Yes. और दूसरा बैरियर जो क्रॉस करना पड़ेगा दैट इज अ एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्यों? अब मान लो NO और O3 का प्रॉपर ओरिएंटेशन में ही कोलिजन हो रहा है, तो मतलब ये एक NO मॉलिक्यूल है और ये एक O3 मॉलिक्यूल है, और ये लोग कोलाइड करने के लिए दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे कोलिजन का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर लेवल पे कोलिजन का मतलब होता है एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, करेक्ट। भाई याद है ना, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल जब दूर होते हैं तो उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन। जैसे जैसे वो पास आएंगे उनमें क्या होने लग जाएगा? डेवलप रिपल्शन। Yes sir. तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, उस रिपल्शन से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, करेक्ट। तो किसी एक डिस्टेंस पे आके इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, दे विल कम टू मोमेंटरी रेस्ट, और उसके बाद मॉलिक्यूल्स विल बी रिपेल्ड बैक, करेक्ट। Yes, sir. तो मान लो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आए और यहाँ पे इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। लेट्स से x है,
अब ये x की वैल्यू जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करेगी? x कितना कम या कितना ज्यादा है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? बताओ। It will depend on the initial kinetic energy of molecules. Okay. yes sir, हाँ, स्टार्टिंग में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी x की वैल्यू कम होगी। करेक्ट। yes sir, Yes, sir. अब हम क्या चाहते हैं? रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट चाहिए NO2 और O2। मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आ गए, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। यहाँ के बाद वो रिपेल होंगे और हम क्या चाहते हैं? रिपल्शन में क्या हो? हम ये चाहते हैं कि ये NO2 ऐसे वापस चला जाए और ये O2 ऐसे वापस चला जाए। करेक्ट। yes sir, तो हम चाहते हैं कि रिपल्शन जब हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए। करेक्ट। किसी भी 1 मिनट। यस यस। सो किसी भी सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? जो वीकेस्ट है। करेक्ट। और वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? जो लॉन्गेस्ट है। तो मान लो ये बॉन्ड लेंथ अगर y है तो हमें रिएक्शन कब मिलेगा? फॉर सक्सेसफुल रिएक्शन x शुड बी लेस देन y। यस और नो? yes sir, Yes, sir. तो अगर x लेस देन y होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। x ग्रेटर देन y हुआ तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के कोलिजन के बाद भी रिएक्शन नहीं होगा। ये NO और O3 आएंगे पास और एज इट इज लौट जाएंगे वापस। तो रिएक्शन होने के लिए x शुड बी लेस देन y। अब x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो उस काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कुछ होनी चाहिए। करेक्ट। सो दैट x becomes less than y. So that minimum energy is called as threshold energy. Threshold energy. Sir, हम्म। क्या आप एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो?
नोट कर लिया इतना? सर एक मिनट। Yes, sir, done. So now let's make a graph of potential energy versus reaction coordinates. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या है? रिएक्शन की वेरियस स्टेजेस। भाई रिएक्शन की वेरियस स्टेजेस क्या है? कोलिजन से ही समझ में आ सकता है। ये क्या है? ये वाली स्टेज, ये है रिएक्टेंट्स, करेक्ट? और यहां ये बन गए प्रोडक्ट्स, ठीक है? Yes, sir. और ये जो बीच वाली स्टेज है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? फ्रॉम रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट। अब ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोमेंटरी रेस्ट पे है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, करेक्ट? यस Yes, sir. भाई रिएक्टेंट्स की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल रीचिंग द ट्रांजिशन स्टेट, यस और नो? यस सर। ये ग्राफ कैसा बनेगा? This graph will be somewhat like this. This is ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, और ये जहाँ पीक है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। करेक्ट? अब इस ग्राफ में ये हाइट क्या डिनोट कर रही है? ये जो हाइट होगी ये क्या डिनोट करेगी? दिस इज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, सही है? यस सर। सिमिलरली ये हाइट क्या डिनोट कर रही है? एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हाइट क्या डिनोट करेगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है? Yes, sir.
अब इस हाइट को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी of forward reaction. Similarly, this becomes activation energy of backward reaction. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, समझ में आया? एक्टिवेशन एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस द एवरेज एनर्जी, मतलब कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ओके, Yes, sir. एक और चीज देख सकते हैं, ये हाइट क्या होगा? Delta H. दिस इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, और इस ग्राफ से वी कैन सी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. नोट हो गया ये? एक मिनट। Yes, sir. Noted. Now we did a relation in thermo. करेक्ट, ये याद है? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा जी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम से सही है। टी कैंसिल हो गया और माइनस आर बाहर निकाल दिया। Agreed? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के को आई कैन आल्सो राइट एज के एफ अपॉन के बी। ओके, Yes, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन हो गई। एंड डेल्टा एच आर आई कैन राइट एज ई एफ माइनस ई ए बी। तो ऐसी बन गई क्वेश्चन ही है। करेक्ट, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. चलो, तो
तो इसको मैं लिख लेता हूं d/dt ऑफ ln kl माइनस d/dt of ln kb is equal to EAF by RT square minus EAB by RT square। ठीक है, Yes, sir. चलो इतना नोट करो। हो गया इतना? Yes, sir. Yes. तो इससे अब हम जनरलाइज्ड रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? इसका जनरलाइज्ड रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि भाई d/dt ऑफ ln k is equal to EA by RT square। सही है? Yes, sir. ये क्लियर है सबको? तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे एंड वी कैन गेट अ इंटीग्रेटेड रिजल्ट। Huh? Sir, हाँ बोलो। so rate constant नहीं है वो equilibrium constant है ना? नहीं, रेट कांस्टेंट है ना, स्मॉल के। कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो लेकिन डेरिवेशन में हमने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया ना? यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज kf अपॉन kb ना, रेट कांस्टेंट्स का रेशियो। हाँ सर। तो क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, हाँ, ओके। कर लिया यहां तक नोट? यस सर। क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास? सही है? तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करें और ये अज्यूम करते हैं EA इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? ln k is minus EA by RT प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C। तो k क्या मिल जाएगा? e raised to minus EA by RT plus C, which we can write as e raised to C, e raised to minus EA by RT। e raised to C को एक दूसरा कांस्टेंट बोल देते हैं A। So our equation becomes k is equal to A e raised to minus EA by RT, which is Arrhenius equation. Correct?
Yes, sir. हो गया नोट? So 1 minute. Done, sir. So now what we can discuss? So we have to remember the d by dt ln k is equal to EA by RT square. Yes. Okay. So now, once we have got Arrhenius equation, we can correlate the rate constants at two different temperature. मान लो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है और टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो कैसे लिख सकते हैं? ln K1 will be equal to ln A minus EA by RT1 and ln K2 is equal to ln A minus EA by RT2, करेक्ट? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर लें इन दोनों को, क्या मिल जाएगा? ln of K1 by K2 is equal to EA by R 1 by T2 minus 1 by T1. ठीक है? Yes, sir. ln K वर्सेस 1 by T का ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस, का स्लोप होगा माइनस EA बाय R और y इंटरसेप्ट ln A। नोट करो ये भी। डन? Yes, sir. Next thing we can discuss is temperature coefficient. क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स at a temperature difference of 10. मतलब this is K at T plus 10 upon KT. तो एक रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस पे क्या रेट कांस्टेंट में चेंज हो रहा है, that is defined as temperature coefficient. For most of the reactions ना,
for most of the reaction, value of alpha lies between 2 and 3. मतलब अगर मैंने रिएक्शन का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दिया तो उसका रेट कांस्टेंट एटलीस्ट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा और एट मैक्स 3 टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, और यूजुअली हम अल्फा को कहते हैं, डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ K at 35 degrees to K at 25 degrees। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो जल्दी। हो गया नोट? हाँ सर। चलो बुकलेट ओपन करो। FBS 50 तक हो गया है ना? सर आप इसके ऊपर कोई क्वेश्चन दे सकते हो? 51 से 55 करो।
हो गया कंप्लीट? Yes, sir. सर क्या 51 कर सकते हो? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी है 104.5 किलो जूल पर मोल। भी एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया है 5 इंटू 10⁻13 per second. What temperature reaction will have half life of 1 minute? तो हाफ लाइफ हमें चाहिए 60 सेकेंड्स। फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ इज ln2/k, तो k will be ln2 by half life, which I can write a e raised to minus ea by RT। इससे t की वैल्यू कैलकुलेट होगी। क्लियर है? So हाँ सर। question number हम्म, और कोई डाउट? 55. Sir, 55. 55। रिएक्शन का डेल्टा एच दिया है, फॉरवर्ड का ईए दिया है। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज ईए एफ माइनस ईए बी। डेल्टा एच दिया है 20, ईए एफ दिया है 85। तो बैकवर्ड रिएक्शन का ईए पूछा है, that will be 65। हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 54 भी डिस्कस करना था। 54 में ln k as a function of log k दिया है, log k is equal to 5.4 minus 212 by t plus 2.17 log to the base 10t। को ln में कन्वर्ट कर देते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अब ln k को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशियल 0, इसको डिफरेंशिएट करके मिलेगा 212 इंटू 2.303 बाई टी स्क्वायर प्लस 2.17 बाई टी, एंड दिस इज इक्वल टू EA बाय RT स्क्वायर। क्लियर? तो EA क्या हो गया? yes sir. 212 into 2.303 R plus 2.17 RT।
टेम्परेचर का फंक्शन मिल गया ये। अब जिस टेम्परेचर पे निकालना है वो टेम्परेचर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Okay, sir, got it. टेम्परेचर डिपेंडेंस क्लियर है? Yes, sir. ओके, मेजर टेस्ट में जहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना, वहीं तक आएगा। ठीक है, Okay. चलो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, Okay, sir. चलो बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. So, Bye, sir. Thank you, sir. so